हमारे पास हैंगआउट्स भी आ जाएंगे, सब आ जाएगा दोस्त, परेशान ना हो। हाँ बच्चे देखें, अब मेरी बात गौर से सुनिए आप, सही है। आज की क्लास में हमने एक डायग्राम बना लिया और मेरा आपसे वादा है, अगर वो डायग्राम आपको क्लास के 1:30 बजे, 1 घंटा रह गया, अगर क्लास के आखिरी के 1-2 मिनट में अगर वो डायग्राम आपके समझ में आ गई, अगर वो डायग्राम आपकी समझ में आ गई, मैं आपसे हल्फन एक चीज कहता हूं, उसी डायग्राम के बेसिस पे मैंने आपको 90% कोर्स पढ़ाना है। जो आज क्लास में डायग्राम बनेगी, उसी डायग्राम के बेसिस पे आगे जाके लिंकिंग की जो मैं आपसे बात कर रहा था वो यही है। तो इसी डायग्राम के बेसिस पे मैंने आगे जाके 90% कोर्स आपको उसी तरीके से पढ़ाना है। क्या यहां तक बात मेरे प्यारे बच्चों समझ आती है? अच्छा, एक स्टैंडर्ड है हमारे पास आइजा 200। ISA stands for International Standards on Auditing, सही है। अच्छा, 200 उसने एक नाम दे दिया उसको ताकि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर से। अच्छा जी, ये जो स्टैंडर्ड है ये आपको ऑडिट करना नहीं सिखा रहा, सुनिएगा, ये स्टैंडर्ड आपको ऑडिट करना, उसके लिए तो आगे स्टैंडर्ड से ठीक ठाक, ये स्टैंडर्ड आपको ऑडिट करना नहीं सिखा। लेकिन ये एक ऐसी बाइबल है, एक ऐसी चीज है कि अगले जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं वो सारे के सारे, समझ आ रही है बात, वो सारे के सारे, मतलब आप यूं समझ लें कि जितने भी आगे स्टैंडर्ड्स हैं उनका शान नज़ूल ही है, यहीं से बैठ के वो ड्राइव हो रहे हैं सारे स्टैंडर्ड। तो ये स्टैंडर्ड हमारी आज की क्लास का बड़ा एक अहम स्टैंडर्ड है, और स्टैंडर्ड का नाम है आइजा 200। और इसकी जो स्टैंडर्ड का नाम है, जो नाम है वो नाम है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट, सिंपल सा नाम है। अच्छा, पूरा नाम नहीं लिखवा रहा, एंड टू कंडक्ट एन ऑडिट एंड अकाउंट्स विद आइजा, पूरा नाम नहीं लिखा रहा, आधा नाम लिखा रहा हूं। ओवरऑल क्लास में एक चीज बड़ी बड़ी क्लियर है, नोट किसी ने नहीं करना। आप यहाँ पे आपने सिर्फ मुझे सुनना है, सिर्फ मुझे देखना है, इशारे नहीं करना है, सिर्फ सुनना है और देखना है आप लोगों ने, और सुकून से मैं आपको नोट करने का टाइम दूंगा। लेकिन एक चीज दोस्त, वीडियो क्यों बना रहा है यार? हाँ बना ले, मसला नहीं है, मैं बाल बाल सही कर लूँ ना थोड़े से। अच्छा, यहाँ तक बात समझ आती है, ठीक है। अच्छा, तो हमने करना क्या है, हमने नोट नहीं करना, आपने और मैंने सुकून से जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको सुनना, उसको सुनना है, उसको लॉजिक समझनी है, उसको फिर आगे जाके इंशाल्लाह फायदा होगा। अच्छा, इस तरह का नाम है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट, स्लैश मैं ऑडिटर भी लिख देता हूँ, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट स्लैश ऑडिटर। हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों ऑडिट में जो पूरी ऑडिट की दुनिया है, इसके 5 एलिमेंट्स हैं। लाइक इकोनॉमिक्स में 2 ही एलिमेंट्स हैं, केमिस्ट्री में 2 ही, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, बायोलॉजी में एक ही पता है मेरी, रिप्रोडक्शन सिस्टम, उसके अलावा रेस्पिरेटरी वगैरह में नहीं आता, सही है। तो आई मीन हर उसके कोई ना कोई एलिमेंट्स। ऑडिट की दुनिया के मेरे प्यारे बच्चों 5 एलिमेंट्स है, सही है। इसका जो पहला एलिमेंट है वो है 3 पार्टी, बिल्कुल गलत ही समझना है, सही है। पहला जो एलिमेंट है वो है 3, बिल्कुल ये मतलब कि 3 लोग पार्टी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इस ऑडिट की पूरी दुनिया में ऑडिटर के एतबार से सिर्फ 3 ही लोग हैं, सिर्फ 3 ही लोग हैं, ठीक है। कौन लोग हैं? एक ये है, एक ये है और एक ये है, 3 लोग हैं, सही। अच्छा, उसके बाद जो अगला सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो एलिमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सिंपल। अगला जो एलिमेंट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। उसके बाद जो एक और एलिमेंट है वो है IF, सही। उसके बाद जो एक और एलिमेंट है वो एलिमेंट है ऑडिट एविडेंस। डन हो गया प्यारे बच्चों। और आखिरी जो मेरे पास एलिमेंट है वो है ऑडिटर की रिपोर्ट या ऑडिटर का ओपिनियन। पूरा ऑडिट
पूरा ऑडिट इन 5 एलिमेंट्स के अराउंड इवॉल्व होता है। सही है, ये पूरा और जितना भी आप देख लें, पूरा ऑडिट सिर्फ और सिर्फ इस 5 एलिमेंट्स के अराउंड इवॉल्व होता है। क्या यहां तक बात समझ आती है? थ्री पार्टी रिलेशनशिप, बाकी 4 एलिमेंट्स ये रहे, एक एलिमेंट थ्री पार्टी रिलेशनशिप, इसके कुछ सब एलिमेंट्स हैं। इसका पहला एलिमेंट प्यारे बच्चों है, पहला एलिमेंट इसका शेयर होल्डर, डन हो गया। दूसरा इसका एलिमेंट है मैनेजमेंट, और तीसरा इसका एलिमेंट क्या है? ऑडिट की दुनिया के 5 एलिमेंट्स हैं। पहला थ्री पार्टी, कौन है वो 3 लोग? शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट, ऑडिटर। दूसरा एलिमेंट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तीसरा एलिमेंट आईएफआरएस, चौथा एलिमेंट ऑडिट एविडेंस, पांचवा एलिमेंट रिपोर्ट सिलेक्शन। आज अगला एक घंटा हमने सिर्फ इस डायग्राम को समझना है। क्या तक बात समझ आती है? अगला 1 घंटा हमने सिर्फ इस डायग्राम को समझना है। सही, पढ़ा नहीं है अभी हमने, ये वर्ड्स आपको पता है सारे। शोल्डर का वर्ड पढ़ा हुआ है, मैनेजमेंट का वर्ड सुना हुआ है, ऑडिटर का वर्ड सुना हुआ है, एफएस बनाते आ रहे हो, आईएफआरएस पढ़कर आए हुए हो, ऑडिट एविडेंस, रिपोर्ट, ओपिनियन। अब अगला 1 घंटा हमने किसके ऊपर मेहनत करना है? इस 5 एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट पे मेहनत करना है। क्या यहां तक मेरे प्यारे बच्चों बात समझ आती है? अच्छा, सबसे पहला एलिमेंट जो है, जो सबसे पहला एलिमेंट है वो क्या है? थ्री पार्टी। सबसे पहला एक हम काम ये कर लेते हैं, हम ये समझ लेते हैं कि ये थ्री पार्टी रिलेशनशिप है क्या, और ये इस दुनिया में आई कैसे, ये नाजिल कैसे हुई थ्री पार्टी रिलेशनशिप। इसके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट है प्यारे बच्चों, वो इंपॉर्टेंट डेट है 1840। अभी कहां खड़े में? 1840 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट, कि उसके बाद ये ऑडिट नाजिल हुआ है। अच्छा, ऑडिट वैसे होता पुराने जमानों से ही था, ठीक है, लेकिन फॉर्मली या लीगली अगर एक चीज आई है वो 1840 के बाद आई है। 1840 से पहले क्या होता था? सुनिएगा मेरी बात, मैं बिल्कुल सिंपल सी बात बताऊं। 1840 से पहले क्या होता था? 1840 से पहले एक बंदा, रोसवानी देखना, आप यहां देखना है, 1840 से पहले एक बंदा करता क्या था? एक बंदा ठेला लगाता था, सुबह जाता था, ठेला लगाता था, शाम में ठेला बंद करता था, खुद ही कैश कलेक्ट करता था, खुद ही माल खरीदता था, खुद ही माल बेचता था, खुद ही चेंज करता था, सब कुछ खुद ही कर रहा होता था। वो इंडिविजुअलाइजेशन थी पहले, 1840 से पहले इंडिविजुअलाइजेशन थी। 1840 से क्या ये बंदा कभी भी ऑडिट करवाएगा? क्यों? मैं अपने काम का क्या ऑडिट करवाऊं? मैं अपने काम का क्या ऑडिट करवाऊं? मेरी अपनी दुकान है भाई, मैं एक खोखा लेके बैठा हुआ हूँ, सिगरेट बेचता हूँ, सिगरेट खरीदता हूँ, पान बना के बेच दिए, पत्ते यहाँ से ले लिए, छालियां यहाँ से ले ली, सारा मुझे पता है किसको क्या देने, कितने, मुझे कोई और आके क्यों बताए? और मैंने किसी का पैसा थोड़ी लिया हुआ है, मैंने किसी का पैसा थोड़ी लिया था, मेरा अपना बिजनेस है यार, अपना बिजनेस है। सुनिएगा मेरी बात, 1840 और 1840 के बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ? इंडस्ट्रीज का कॉन्सेप्ट आया, और जब इंडस्ट्रीज का कॉन्सेप्ट आया, इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट, इससे हुआ क्या? एक्सपेंशन होना स्टार्ट हुई। एक्सपेंशन जब होना स्टार्ट हुई, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल ये जो बंदा है, फॉर एग्जांपल इसका नाम, और ये हबीब साहब क्या करते थे? ये हबीब साहब अपने मोहल्ले के लोगों से पैसा इकट्ठा करते थे, मोहल्ले के किसी और लोगों को जरूरत होती थी तो उनको पैसा देते थे। जब यहां से पैसा लेते थे तो उससे कहते थे 100 रुपए दो, 1 साल बाद 105 रुपए ले लेना मुझसे। और जो ये बंदा होता था और जो किसी और को जरूरत होती थी पैसे की, तो उसको कहता था ये 100 रुपए पकड़ो, मुझे 110 रुपए देना, और आराम से बैठ के 5 रुपए इंटरेस्ट इनकम सूद कमा रहा होता था। क्या ये बात समझ आती है? ये बात समझ, तो ये बंदा बैठ के अपने मोहल्ले का ये काम करता था। उसने कहा 1840, उसने कहा मैं मोहल्ले में बैठ के काम क्यों करूं? आप देखें ना, सिंपल सी ना, एजुकेशन रेवोल्यूशन भी तो आया है। कोविड से पहले हम कराची को पढ़ाते थे, सिंपल से बात है ना, कराची के लिए कोई लड़ ही नहीं रहा। अब पंजाब मार्केट, पंजाब में नंबर स्टूडेंट ज्यादा है,
आपसे तो एक रेवोल्यूशन आया ना कि भाई मैं बैठ कर पढ़ा ही रहा हूं, तो मैं सिर्फ कराची में क्यों पढ़ाऊं? मैं तो पूरे पूरे पाकिस्तान में अब पढ़ा सकता हूँ। सुनिएगा मेरी बात को। तो सेम चीज अप्लाई हुई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। और जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई तो उसके बाद उसने कहा कि यार, इस हबीब ने सोचा कि क्यों ना मैं डिफरेंट, मैं जाके मैं यहाँ पे भी काम करूं, मैं लंदन में भी काम करूं, मैं न्यूयॉर्क में भी काम करूं, बट उसने कहा मैं अकेला हूं, मैं तो हर जगह पे और काम करने के लिए मुझे पैसे भी तो चाहिए होंगे। काम करने के लिए मुझे पैसे भी चाहिए होंगे। इस बंदे ने एक कंपनी बनाई प्यारे बच्चों, जिसका नाम क्या था? HBL, हबीब बैंक लिमिटेड। एक कंपनी बनाई, सुनिएगा मेरी बात को, एक कंपनी बनाई। उस कंपनी के शेयर्स किसके पास थे? हबीब के पास थे। सही है। इसने एक कंपनी बनाई। जब इसने कंपनी बनाई, क्या ये बंदा सारे हबीब बैंक की कोई 1200-1400 ब्रांचेस है, नेशनल बैंक की 1500 ब्रांचेस है, क्या ये बंदा 1500 ब्रांचेस में एक ही वक्त में मौजूद हो सकता है? क्या आप लालू खेत ब्रांच में जाएं और वहां पे जाके बोलेंगे मुझे पैसे चाहिए, तो क्या वो आपसे कह सकता है कि ठहरे मैं हबीब साहब से कॉल करता हूं जो कि लंदन में बैठे हैं? क्या ये पॉसिबल हो सकता है? तो हबीब साहब ने क्या करा? हबीब साहब ने कंपनी बनाई, कंपनी एक्ट के हिसाब से। और कंपनी बनाने के बाद उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? पहले उन्होंने किसको अपॉइंट किया? जल्दी बता दें, किसको अपॉइंट किया? बोर्ड ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर। द फर्स्ट डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय दी। तो हबीब साहब ने कहा कि यार, ये 4 लड़के हैं, ये 7 लड़के, ये डायरेक्टर है मेरे, ये मेरा बिजनेस चलाएंगे। डायरेक्टर्स ने क्या कहा? डायरेक्टर्स ने किसको अपॉइंट किया? CFO का अपॉइंट करने का राइट किसका? डायरेक्टर्स का। CEO को अपॉइंट करने का राइट किसका? डायरेक्टर्स का। नीचे जो मैनेजमेंट की टीम इकट्ठे करनी है, ये सारे CFO बनाए। CFO ने बैठ के एक HR डिपार्टमेंट बनाया, CFO ने बैठ के एक ट्रेजरी डिपार्टमेंट बनाया, CFO ने बैठ के एक लीगल डिपार्टमेंट बनाया, CFO ने बैठ के एक पेरोल डिपार्टमेंट बनाया। कंपनी बनना स्टार्ट हुई, डिपार्टमेंट्स बनना स्टार्ट हुए। सुनिएगा मेरी बात। अब ये सारे लोग, ये लोग ना बच्चों, ये सारे लोग किसके बिहाफ पे बिजनेस कर रहे हैं? और अगर आपने भी हबीब बैंक के शेयर्स खरीदे हैं तो इसलिए खरीदे क्योंकि हबीब पे ट्रस्ट था आपको। जरदारी एक कंपनी खोले और आपसे कहे कि जी खरीदेंगे उसके शेयर्स, आप कभी नहीं खरीदेंगे। सही है, क्लियर हम सारे यहाँ तक? अच्छा, हाँ जी। तो पहली बात तो उसने आपके पैसे मांगे, आपसे पूछेगा ही नहीं यार वो। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? अच्छा, अच्छा, शुक्र, क्लियर है प्यारे बच्चों यहाँ पे। अब आप सोचे तो एक बिजनेस पकड़ा दिया गया कि यार चलो, पैसा चाहिए, ब्रांच खरीदनी है, लोग चाहिए, ये पकड़ो शेयर कैपिटल। समझना ना, शेयर कैपिटल। अच्छा, पूरा साल खत्म हुआ, मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए। सुनिएगा, अच्छा, मैनेजमेंट ने कहा मेरी इंटरेस्ट इनकम कितनी है? 100 रुपए। ये होगा ना, पहली लाइन क्या आ रही होगी? इंटरेस्ट इनकम। मेरी इंटरेस्ट एक्सपेंस कितनी है? लेट से 80 रुपए। समझ आती है भाई? मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया प्यारे बच्चों? मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया? 20 रुपए का। उसके बाद उसने कहा, सुनिएगा, उसने कहा एक कस्टमर जिसको पैसा दिया था मैंने, लोन दिया था, वो मेरा पैसा लेके भाग गया। भाग गया। इसका मतलब है मुझे क्या रिकॉर्ड करना पड़ेगा? जल्दी से बता दें बच्चों, जल्दी बता दें। सुनिएगा, यहाँ पे देखते रहिएगा। आप ये बनाने जा रहे हैं और किसके हिसाब से बनाने जा रहे हैं? इसके हिसाब से बनाने जा रहे हैं। सुनते रहिएगा। क्या करना है भाई? कितने रुपए का? 15 रुपए का। नेट से मुझे लगता है कि मेरा बैटेड एक्सपेंस इतना होना चाहिए। मैं ऑल्दो बैंक के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपके समझाने के लिए कर रहा हूं कि बैंक की कुछ इन्वेंट्री आ रही थी और वो इन्वेंट्री आउटडेटेड हो चुकी है, इन्वेंट्री ऑब्सोलेट हो चुकी है, तो उसकी कैरिंग अमाउंट अभी भी 100 रुपए की आ रही है, लेकिन 100 रुपए रियलाइज नहीं होंगे, 90 रुपए रियलाइज होंगे। भाई 10 रुपए की क्या करनी पड़ेगी? एक इन्वेंट्री की भी इम्पेयरमेंट करनी पड़ेगी। सुनिएगा मेरी बात। प्लस मैंने इतना बड़ा ब्रांच बनाया होगा, उसमें AC लगाए होंगे, उसमें फर्नीचर्स लगाए होंगे, तो भाई इसमें कोई ना कोई डेप्रिसिएशन
एक्सपेंस भी होगा, सही है। और मैंने कहा कि मेरे पास कितने के एसेट्स है, 100 रुपए के, मेरी यूजफुल लाइफ कितनी है, 5 साल है, तो मेरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आता है। प्यारे बच्चों क्या आया, जल्दी बता दें क्या आया, कितने का लॉस आ गया, जल्दी बता दें। 25 रुपए का लॉस आ गया। शेयर होल्डर खुश हो साहब, कहेंगे मैंने साल के शुरू में आपको 100 रुपए दिए थे, आपने वो 100 रुपए आज मेरे कितने कर दिए, 75 रुपए कर दिए। भाई शेयर कैपिटल 100 रुपए, एक्यूमुलेटेड लॉस 25 रुपए था, जो मेरी इक्विटी थी उसको आपने 100 रुपए से कितने की कर दी, 75 की कर दी। सिंपल सी बात है ना, अकाउंटिंग तो हम सबको आइडिया है ना। मैंने 100 रुपए साल के शुरू में लगाए थे, मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ 120 रुपए कमाऊंगा, तुमने तो मेरे 100 रुपए कितने कर दिए, 75 रुपए। कोई बोनस नहीं मिलेगा तुम लोगों को, कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, सीईओ को चेंज करो, सीएफओ को चेंज करो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चेंज करो, सुनिएगा। मैनेजमेंट कहेगी हम इस दुनिया में पैदा कैसे हुए, कैसे पैदा हुई मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कैसे पैदा हुई, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैसे पैदा हुए, शेयर होल्डर पैदा हुआ। शेयर होल्डर चूंकि अभी इकलौता था और सारी चीजें मैनेज नहीं कर सकता था, शेयर होल्डर कंपनी के ऑपरेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, सुनिएगा मेरी बात को। तो उसने कहा क्यों हम हबीब को बताएं कि हमारा क्या आ रहा है, क्यों हम हबीब को बताएं हमारा क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है, क्यों ना हम इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नंबर्स को चेंज कर देते और प्रॉफिट दिखाते हैं। आई जी इंटरेस्ट इनकम 150 रुपए, 150 रुपए क्यों, कंपनी का ईयर एंड है 31 दिसंबर 2021, और 50 रुपए की इनकम क्यों ज्यादा रिकॉर्ड कर ली, 50 रुपए की इनकम इसलिए ज्यादा रिकॉर्ड कर ली कि जो अगले साल का भी इंटरेस्ट इनकम मिलना है उसको भी मैं आज रिकॉर्ड कर लेता हूं। सुनिएगा मेरी बातों को, और अगर मुझसे एग्री या डिसएग्री करते हैं तो बैक एंड पे कोई चीज चल रही है जिसकी वजह से आप डिसएग्री कर रहे हैं। मैंने क्या करा, मैंने इंटरेस्ट इनकम कितने की रिकॉर्ड कर दी, 150 रुपए की। लेट से मैंने इंटरेस्ट एक्सपेंस कितने पे रखा, 50 रुपए का। मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितने का हो गया प्यारे बच्चों, 70 रुपए का हो गया मेरे पास। मैंने कहा मुझे कस्टमर पैसा नहीं दे रहा, ये तो मुझे पता है, हबीब को थोड़ी पता है, मैं हबीब को नहीं बता रहा हूं। बैड डेट एक्सपेंस 0, ये इन्वेंट्री एसी खराब हो चुका है, बटन काम नहीं कर रहा, ऑब्सोलीट हो चुके हैं, तो मुझे पता है, ये तो हबीब को नहीं पता। इन्वेंट्री एक्सपेंस सिर्फ 1 रुपए का रिकॉर्ड करता हूं लेट से। ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बहुत बड़ी हिट लग रही है यार, क्यों ना इसकी यूजफुल लाइफ को क्या कर दूं, चेंज कर दूं, 5 साल से 10 साल। अब मेरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना हो गया, 10 रुपए का। अब मेरा प्रॉफिट कितना आ गया प्यारे बच्चों, हाँ जी सर मेरा प्रॉफिट आ गया 59 का। शेयर होल्डर खुश हो गया, शेयर प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो गई, जिस तरह हेस्कॉल की बढ़ गई थी, 350 रुपए पे चला गया था और आज 3.5 रुपए पे खड़ा हुआ है। हाँ जी सॉरी, ऑडिटर उसके सीए थे, फाउंडर सीए थे। अगर सीए होगा तो फ्रॉड ही है, अगर सीए होगा तो फ्रॉड ही है, ये कहना चाह रहे हो तुम। तुमने कहा ना भाई वो करना चाहे तो। आप समझ रहे मेरी बात को, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पेश किए गए किसको, शेयर होल्डर ने कहा हबीब साहब 100 रुपए की इक्विटी 159 पे चली गई, इसको क्या पता, सही है। इसने बोनस वगैरह देना स्टार्ट किया, बोनस देना स्टार्ट किया, 1 साल गुजरा, अगला साल गुजरा, आपको लगता है एक वक्त आएगा शेयर होल्डर बोलेगा बेटा डिविडेंड तो दो, कैसे तुम है ही नहीं कैश, जब मेरा कैश आप लोग लेके भाग गए, सही है, और मेरी इन्वेंट्री इंपेयर्ड है, बैड डेट एक्सपेंस है, ये दिख रहा है प्रॉफिट, ये प्रॉफिट, ये कैश थोड़ी है मेरा, इसको 150 रुपए रख रहा हूं मैं, तो ये तो मैंने प्रॉफिट रिकॉर्ड किया हुआ है, एक्चुअली मेरे पास कैश थोड़ी पड़ा हुआ है ये। हाँ जी रियलाइज नहीं है क्या, मेरी बात सुनिएगा, तो जब रियलाइज ही एक चीज नहीं हुई तो वो कल को डिविडेंड मांगेगा। मैनेजमेंट ने रिजाइन कर दिया, जितना कमाना था। अगला सीएफओ आया, उसने देखना स्टार्ट किया, उसने हबीब साहब को कॉल करी, हबीब साहब को कहा हबीब साहब 59 का प्रॉफिट नहीं है, तो 60 रुपए के लॉसेस में बैठे हुए हैं आप। उसने कहा आप सुनिएगा मेरी बात को, उसने कहा कि भाई हबीब साहब ये तो प्रॉफिट है ही नहीं है, तो लॉस ही लॉस है, आप एक काम करें। हबीब
तुम संभालो कंपनी, सिंपल सी बात है, वो थोड़ी ऑपरेशन में इन्वॉल्व हो सकता है, तुम संभालो। नई मैनेजमेंट आई, संभाल सके ना संभाल सके, एज्यूम करता हूँ 159 का लॉस आ रहा। अगली मैनेजमेंट बोलेगी मुझे तो और गालियां पड़ेगी, पुराने वाले फिर 60 रुपए के लॉस पे थे, मैं तो 3 टाइम्स ज्यादा लॉस पे हूँ। इसने भी मैनिपुलेशन करना स्टार्ट कर दिया, शेयर होल्डर का सारा पैसा खत्म, कंपनी बैंक करप्ट, बैंक से लोन लिया हुआ था, बैंक ने कहा कि भाई आप तो लोन रीपे नहीं कर सकते, ये आपके प्लांट एंड मशीनरी है। हैस्कॉल में क्या हुआ, जो उनके टर्मिनल्स वगैरह थे उस पर कब्जा हो गया, बैंकों ने कब्जा कर लिया। समझ, यहां तक बात समझ आती है? क्या शेयर होल्डर, बच्चों ये वर्ड सामने रखिएगा, क्या शेयर होल्डर मैनेजमेंट पे रिलाई करेगा? नहीं। शेयर होल्डर ने अब ये देखना है कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है क्या ये सही है भी या नहीं। तो इसके लिए उसने किसको, अब दुनिया में कौन आया? पहले शेयर होल्डर आया था, फिर मैनेजमेंट आई थी, और अब मैनेजमेंट के बाद तीसरा बंदा कौन आया है? अभी तो कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, द ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी इन द एनुअल जनरल मीटिंग। इसीलिए तो कंपनीज एक्ट में शेयर होल्डर को राइट दिया गया है कि आप ऑडिटर, बिकॉज शेयर होल्डर के लिए तो ऑडिटर आया है, मैनेजमेंट के लिए थोड़ी ऑडिटर आया। लॉ पढ़ा भाई, कंपनी लॉ अगर आप में से किसी ने पढ़ा तो आपको तो चैलेंज करना चाहिए था कि सर मैनेजमेंट क्यों अपॉइंट नहीं कर रही, शेयर होल्डर क्यों अपॉइंट कर रहा है ऑडिटर को? भाई शेयर होल्डर इसलिए अपॉइंट कर रहा है बिकॉज शेयर होल्डर के लिए ही तो ऑडिटर आना चाहिए, मैनेजमेंट तो फिर अपने ऑडिटर ले ले। भाई शेयर होल्डर, ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो फिर इसीलिए कंपनीज एक्ट में ये राइट किसको दिया गया है? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर जिसको चाहे उसी को ऑडिटर अपॉइंट करेगी। ऐसा ना हो कि मैनेजमेंट ऑडिटर आपस में मिले हुए और बैठ के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। तो शेयर होल्डर को, ये कंपनीज एक्ट में तभी शेयर होल्डर का वर्ड यूज हुआ है, क्यों मैनेजमेंट का वर्ड यूज नहीं हुआ? क्यों सीएफओ अपॉइंट करने का राइट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास है? क्यों सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास राइट है? क्यों मैनेजमेंट को अपॉइंट करने का राइट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सीएफओ के पास है? क्यों शेयर ऑडिटर को अपॉइंट करने का राइट शेयर होल्डर के पास है? क्यों मैनेजमेंट के पास नहीं है? क्यों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास नहीं है? उसका लॉजिक है उसकी। और अब तक कयामत याद रहेगी कि शेयर होल्डर अपॉइंट कौन करता है, ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है, ये तक कयामत आपको याद रहेगी, बिकॉज़ अब आपके सामने एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। कोई आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछ ले, हमें शेयर होल्डर क्यों अपॉइंट करता है, जब लॉजिक्स पता होगी हमें कि भाई शेयर होल्डर के लिए मैं कर रहा हूं। प्यारे बच्चों, क्या इस दुनिया में 3 लोग आए हैं? क्या ये क्लियर है आपको? क्या ये 3 पार्टी रिलेशनशिप क्लियर है कि 3 लोग कौन है? पहले इस दुनिया में कौन आया, दूसरा कौन आया, तीसरा कौन आया? बस जबरदस्त, जबरदस्त। क्या यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन, इसका मतलब किस चीज की बात चल रही है, किस चीज की बात चल रही है? इस दुनिया में पहले कौन आया, उसके बाद? भाई पहले तो मुझे मैनेजमेंट की जिम्मेदारी बताए, पहले तो मुझे फिर उसके बाद मुझे बताओ ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट की पहली जिम्मेदारी है कि उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं इन अकॉर्डेंस विद, डायग्राम देके खुद बताना है। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है टू प्रिपेयर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद, यार बच्चों जबरदस्त, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद। सुनिएगा, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे ये किसकी जिम्मेदारी है? इसको बनाना ये ऑडिटर की जिम्मेदारी। जब एक चीज बनी भी होगी तभी तो मैं ऑडिट कर सकता हूं। जब मैनेजमेंट कहेगी कि 100 रुपए की इनकम है तभी तो मैं ऑडिट करूंगा कि दिखाओ भाई किस किस को लोन दिया है, क्या रेट है, क्या रेट डिसाइड हुआ है, कैबोर क्या चल रहा है। सुनिएगा मेरी बात को, मैं और मैनेजमेंट क्यों यहाँ पे 150 रुपए की इनकम आपको गलत लग रही है? जल्दी बताएं, 150 रुपए की इनकम गलत क्यों लग रही है? बिकॉज IFRS 15 कहता है कि जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई है तो अगले साल की इंटरेस्ट इनकम आप कैसे रिकॉर्ड कर रहे हो? इंटरेस्ट इनकम तो ओवर दी पीरियड रिकॉर्ड होनी चाहिए। क्यों आपने कहा कि ये बैड डेट एक्सपेंस जीरो जो आपने रिकॉर्ड किया है गलत किया है? क्यों आपने कहा? बिकॉज सामने वाला कस्टमर आपको पेमेंट, जब सामने वाला कस्टमर प्यारे बच्चों आपको पेमेंट नहीं कर रहा तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? बैड डेट एक्सपेंस, आप समझ रहे हैं? FS IFRS। क्यों आपने कहा कि ये जो इन्वेंट्री है ये 1 रुपए का इंपेयरमेंट गलत है, 10 रुपए का इंपेयरमेंट रिकॉर्ड होना चाहिए था? क्यों?
आपके जहन में क्या आया? जबरदस्त। इन्वेंट्री शैल बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट, और आप समझ रहे हो, मैं और मैनेजमेंट जब फड्डा करेंगे तो एक फ्रेमवर्क होगा। वो फ्रेमवर्क पाकिस्तान में क्या है प्यारे बच्चों? IFRS से। क्या यहाँ तक बात समझ? क्यों आपने कहा कि भाई इसकी यूजफुल लाइफ 5 साल है, इसकी यूजफुल लाइफ 10 साल नहीं होनी चाहिए? आपके जहन में कौन सा स्टैंडर्ड आया? प्यारे बच्चों, इसको बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट। जब मैनेजमेंट आपको एक नंबर बना के देगी तो फिर आप उसका क्या करोगे? ऑडिट करोगे। और जब आप ऑडिट करोगे तो आप टेक्निकली स्पीकिंग क्या ऑब्टेन कर रहे होगे? और जब आप ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लोगे और अगर आपको ये नंबर सही लगते हैं तो आप शेयर होल्डर से कह दोगे कि नंबर बिल्कुल सही है। और अगर जब आप इनको ऑडिट करते हो और आपको ये नंबर गलत लगते हैं, आप शेयर होल्डर को बता दोगे ये नंबर्स गलत है। ये आखिरी फेज है हमारा, रिपोर्ट स्लैश ओपिनियन। क्या मुझे 5 एलिमेंट्स का समझ आ रहा है कि 5 एलिमेंट कैसे है प्यारे बच्चों? क्या तक बात समझ आती है? अभी भी पढ़ा नहीं है, अभी हमने आधा पौना घंटा और पढ़ना है, इसी डायग्राम में रहना है हमने। सुनिएगा मेरी बात को। दोस्त कोई सवाल पूछ सकते हो मुझसे? यश कोई सवाल? उसके छोटे भाई हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे पीछे जो बैठा है, तुम्हारे बराबर जो बैठा है, असद भाई है तुम्हारा? दोस्त है? मतलब शक्लें कैसे मिल गई? दोस्त है तो या तो अब्बा सेम होंगे फिर। मुझे यहाँ तक बात समझ आती है। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी समझ आती है तो प्रिपेयर। सुनिएगा बच्चों, पहला सब सेट है। अगर तो मैंने एविडेंस लेना है, अगर तो मैंने एविडेंस लेने के लिए मेरे पास क्या होनी चाहिए? इंफॉर्मेशन। भाई सिंपल, सुनिएगा मेरी बात को। कितने घंटे से इनकम रिकॉर्ड करी? मैं उससे 2 चीजें पूछूंगा, प्रिंसिपल का अमाउंट बता दो, इंटरेस्ट का रेट बता दो। मैं कहूंगा दो मुझे इन्फॉर्मेशन। वो मुझसे कहेगा बैड डेट एक्सपेंस तो है ही नहीं, सारे कस्टमर मुझे टाइमली रीपे करता है। मैं कहता हूं मुझे दिखाओ बैंक स्टेटमेंट्स के पैसा तुम्हारे पास। कोई ऐसा कस्टमर तो नहीं जो तुम्हें रीपे, जो उसकी ड्यू डेट, आप समझ रहे? आप कहेंगे मुझे रीपेमेंट स्केड्यूल दिखाओ, मुझे इस पेमेंट को ट्रेस करवाओ। कहां से? बैंक स्टेटमेंट से। ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए? इंफॉर्मेशन। सही है। मैनेजमेंट की जो अगली जिम्मेदारी है प्यारे बच्चों, वो ये है कि मैनेजमेंट ने आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। ऑल इंफॉर्मेशन टू द ऑडिटर। मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन टू दी। मैनेजमेंट साल के शुरू से लेके साल के एंड तक बैठी हुई है, उसको पता है क्या इंफॉर्मेशन। वो लायबल है आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। क्या यहां तक बात आपके समझ आती है? ये तो आइजा में लिखा हुआ है, बट अगर आप कंपनीज एक्ट पढ़कर आए हुए हैं तो उसमें एक सेक्शन है पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, और वहां पे वो कहता है कि भाई ऑडिटर का राइट है कि उसके पास एक्सेस है सारी इंफॉर्मेशन का। वो डायरेक्टर क्या चीफ एग्जीक्यूटिव को किसी से भी इंटरव्यू कर सकता है, किसी से भी सवाल कर सकता है, उसके पास A to Z सारी इंफॉर्मेशन का। तो सिर्फ आइजा नहीं, कल को मैनेजमेंट कह सकती है ना कि आइजा मेरे मुल्क का कानून थोड़ी है। फिर आप किसका नाम लोगे? बेटा कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनो ना, जाके सेक्शन 244 से कंप्लाई करो, जहां पे बताया गया है कि जी मैं ऑडिटर हूं और मेरे ये राइट्स हैं। अगर वहां पे वो सेक्शन आया है पावर एंड ड्यूटीज का, रट्टा लगाते हो आप, उसके पीछे शान नज़ुल ये है कि कल को कंपनी आपसे या मैनेजमेंट आपसे ये ना कहे कौन से कानून के तहत मैं आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूं। तो जी कानून ये है कि आप, कंपनीज एक्ट कहता है कि आपने ऑडिटर अपॉइंट करना है, मैं खुद से नहीं आया हूं, आपने मुझे अपॉइंट किया। जब आपने अपॉइंट किया तो जाके पढ़े कंपनीज एक्ट के हिसाब से, वहां पे लिखा हुआ है पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, और वहां आ बैठ के आपने मुझे सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों समझ आती है? मैनेजमेंट जिम्मेदारी क्लियर है? 2 जिम्मेदारी, पहला सुबह 9 बजे आना है, शाम को 6 बजे आना है, झूठ नहीं बोलना। ये हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। हमारे ऑडिट के लिहाज से हमारी सबसे अच्छी जिम्मेदारी क्या है कि भाई एफएस बना दो किसके हिसाब से? IFRS, और मुझे सारे की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दो। सुनिएगा मेरी बात को। अब आ जाते हैं किसमें मेरे प्यारे बच्चों? अब समझ आएगी ऑडिटर की जिम्मेदारी। तो दुनिया में पहले मैनेजमेंट आई है तो पढ़नी भी किसकी जिम्मेदारी पहले चाहिए? अब अगली चीज हमारे पास कौन सी जिम्मेदारी है? ऑडिटर। ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है? आगे पढ़ते हैं। ऑडिटर की जिम्मेदारी है
to obtain reasonable assurance. ऑडिटर की जिम्मेदारी है टू ऑब्टेन रीजनेबल। रीजनेबल का मतलब है हाई, एश्योरेंस का मतलब है लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस टू किसको? जबरदस्त, टू द शेयर होल्डर। तो फिल इन द ब्लैंक आप खुद कंप्लीट करेंगे। ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल टू ऑब्टेन हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस या रीजनेबल एश्योरेंस टू शेयर। उसने अपॉइंट किया तो रिपोर्ट भी उसी को करोगे टू दी शेयर होल्डर। हाई, हाई कितना हाई? वेरी हाई नहीं, हाँ रीजनेबल हाई, रीजनेबल इज हाई, तूने दोनों वर्ड्स को मिला दिया। हाई का मतलब अगर लिमिट 100% है, it cannot be the 100% level of confidence. The auditor cannot, and you are not expected from the auditor to provide the 100% assurance. The auditor cannot provide high level assurance. मतलब auditor की जिम्मेदारी to obtain which is the high level of assurance, high level of confidence, but it is not the वो सुना है ना, absolutely not। मुझे एक वर्ड ने जो, हाँ इमरान खान ने एक वर्ड दिया था ना, क्या दिया था? प्रोबेबली नॉट भी तो कह सकता था, मोस्ट प्रोबेबली नॉट भी तो कह सकता था। उसने वर्ड क्या था? एब्सोल्युटली नॉट। जब उससे पूछा गया कि जी क्या आप कांटेक्ट करेंगे उससे, उसने क्या जवाब दिया आगे से? उसने कहा कि एब्सोल्युटली 100% आपसे कहता कि मैं कांटेक्ट नहीं करूंगा उस शख्स से। और ये जो हमारे ऊपर मसले चल रहे हैं और ये जो बैठे हुए हैं, क्या नो कॉन्फिडेंस, सारा गेम इस बंदे को सिर्फ और सिर्फ हटाने के लिए। बट चले खैर, तो चलो कंप्लीट कर लो, अजीब हो रहा है। Absolute, as an auditor you cannot obtain absolute assurance। मैं 100% assurance obtain, मैं reasonable level तक assurance obtain कर सकता हूँ। हमने कहा क्यों? हमने कहा यार चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्गसन में काम करता हूँ, 14-15 साल का एक्सपीरियंस है, पार्टनर हूँ, 20-30 साल से काम कर रहा हूँ, मैं क्यों 100% कॉन्फिडेंस किसको नहीं दे सकता? आयजा ने एक वर्ड नाजिल किया, बिकॉज देयर आर इनहेरेंट कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस है। सुनिएगा मेरी बात को, कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस है। और वो इनहेरेंट लिमिटेशन क्या है प्यारे बच्चों? सबसे पहली इनहेरेंट लिमिटेशन है आईएफआरएस। सबसे पहली कह रहे आप अपनी काबिलियत पे ना करें, आप अपनी काबिलियत को ना देखें, आप ये देखें कि आपने ऑडिट जिसके हिसाब से करना है। मैंने रीजनेबल एश्योरेंस लेनी किस चीज के ऊपर है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जल्दी खुद ही बताना है, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से। लॉजिकल पता होगी ना प्यारे बच्चों, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली चीजें याद है कि मैंने रीजनेबल एश्योरेंस इस चीज के ऊपर लेनी है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आईएफआरएस के हिसाब से बनाए। मैं क्यों एब्सोल्यूट एश्योरेंस, क्यों 100% एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं कर सकता? बिकॉज देयर आर, पहली इनहेरेंट लिमिटेशन है मेरे प्यारे बच्चों आईएफआरएस। और आईएफआरएस खुद 100% एक्यूरेट नहीं है। आईएफआरएस के अंदर क्या इन्वॉल्व है? एस्टिमेट। जब आईएफआरएस में एस्टिमेट्स इन्वॉल्व है, जब आईएफआरएस 100% करेक्ट नहीं है, तो आप 100% एश्योरेंस, आप ये कह रहे हो कि मुझे ऐसा लगता है वो 15 रुपए नहीं देगा, क्या पता वो सारे पैसे दे दे, या क्या पता वो 1 रुपया भी ना दे। आप बैठ के ये कह रहे हो कि मुझे ऐसा लगता है मेरा प्लांट कितने साल चलेगा? 5 साल चलेगा, क्या पता 6 साल चल जाए, क्या पता 10 साल चल जाए, क्या पता 2 साल भी ना चले। आपको ऐसा लग रहा है आपकी इन्वेंट्री 90 रुपए की बिकेगी, क्या पता आपकी इन्वेंट्री 150 रुपए की बिक जाए, 200 रुपए की बिक जाए, बिके ही ना। देखे ना, दूध सस्ता हो गया ना, वो जो डिजीज आई उसकी वजह से आप समझ रहे, तो आप तो सोच रहे थे कि ये मेरा तो 200 रुपए पर लीटर बिकेगा, बैठ के वो 70 रुपए फी लीटर भी नहीं बिक रहा। आप समझ रहे हैं? तो जी आप
जब मैनेजमेंट ने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से बनाया है और आईएफआरएस के अंदर क्या इन्वॉल्व हो रहा है, एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, और एस्टिमेट्स का मतलब ही ये है कि ये 100% करेक्ट नहीं है, तो हाउ एज एन ऑडिटर यू कैन प्रोवाइड 100% एब्सोल्यूट एश्योरेंस। तो एज एन ऑडिटर आप भी 100% एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते। इसमें आपकी गलती नहीं है कि सबसे पहली गलती किसकी है, और ये ताक़यामत रहेगी। आईएफआरएस ताक़यामत एस्टिमेट्स के बेसिस पे चलता रहेगा, कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं होता। अभी तो एस्टिमेट्स है और एस्टिमेट्स होती है 100% करेक्ट नहीं। जो समझिएगा मेरी बात को, क्या यहां तक बात समझ आती है? कल को ये नंबर मैं आज कह रहा हूं, मुझे लगता है 15 रुपए नहीं मिलेंगे, कल को ऐसा हो सकता है कि 14 रुपए ना मिले या 16 रुपए ना मिले, लेकिन नंबर 100% करेक्ट नहीं है, तो आप कैसे 100% एश्योरेंस दे सकते हो? और अगर आप दे दोगे तो सामने वाला आपसे सवाल पूछेगा, भाई दी कैसे? आप लिख के दे रहे हो कि आगे ऐसे 5 साल चलेगा, मैनेजमेंट कह रही मेरा एस्टिमेट है, आप कैसे कह रहे हो कि 5 साल चलेगा? आपको चलाना है। आप समझ रहे हैं? आप कैसे कह रहे हो 15 रुपए नहीं देगा, अगर 16 रुपए नहीं देगा तो क्या ऑडिटर आप 1 रुपए रिकवर करके दोगे? समझ रहे हैं? तो आप कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस ऑब्टेन, पहला रीजन। दूसरा, एजीएम कब होती है मैडम? एनुअल जनरल मीटिंग कब होती है? 4 महीने। 4 महीने में 120 दिन। 120 दिन आपने ऑडिट खत्म करना है 120 दिन में, और एजिंग का नोटिस कितने दिन पहले जाएगा? 21 दिन पहले। सही। अगर आप 31 दिसंबर 2021 का ऑडिट कर रहे हैं तो अप्रैल के 30 अप्रैल तक आपने एजीएम, उसका नोटिस एटलीस्ट 21 दिन पहले 9 अप्रैल को क्या हो रही होगी आपका नोटिस जा, एटलीस्ट 9 अप्रैल या उससे पहले तो मैंने ऑडिट कंडक्ट करने। अच्छा, फाइनेंस में अप्रूव करेगी ऑडिट कमेटी तो 7 दिन का उसका नोटिस में, तो मार्च के ऑडिट करने के लिए टाइम कितना है? 3 महीने बचे मेरे को टाइम। आप सोचेंगे नेशनल बैंक ऑडिट कर रहा हूँ, 3 ट्रिलियन के उसके एसेट्स है, 3 ट्रिलियन की बैलेंस शीट फुटिंग है, 1500 ब्रांचेस है। हाँ जी, अकेले तुझे जाने, अकेले में सोता ही नहीं, तू क्या बात कर रहा है? कह रहा हूँ मैं शौकीन बंदा हूँ, तू नहीं समझ रहा मुझे। सही है। तो मेरे प्यार, अकेले की पता, ये थोड़ी पूरा मोहल्ला लेके आ जाएगा यार तू। सही है, कुछ काम अकेले भी करने तो आगे जाके। सही है। तो मेरे बच्चों मेरी बात सुनिएगा। देखिए 1500 ब्रांचेस और ब्रांच एक यूएस में, उसका ऑडिटर कोई और, उससे कम्युनिकेट करना, 3 ट्रिलियन की कंपनी, बड़ा मुश्किल है। आपको लगता है मैं 1500 ब्रांचेस ऑडिट कर सकता हूँ? आपको लगता है? मैंने 100 ब्रांचेस देखी, जो 100 ब्रांचेस सही लगी, मैंने कहा बकिया 1400 ब्रांचेस भी सही होंगी। श्योरिटी से मैं आज भी नहीं कह सकता। हाँ सुनिएगा मेरी बात को, एसएसजीसी का नाम सुना है? एसएसजीसी के 30 लाख कस्टमर है, 30 लाख, और हर महीने उसको इनवॉइस जाती है। आपको हर महीने गैस का बिल आता है? हर महीने गैस का बिल आता है, हर महीने गैस का बिल आता है। आप सोचिए साल की कितनी करोड़ इनवॉइस हो गई? 3 करोड़ 60 लाख। भाई 30 लाख को मल्टीप्लाई करें 12 से, अकाउंटेंट्स कितने हो गए? 3 करोड़। साल में 3 करोड़ 60 लाख गैस के बिल्स पड़े हुए। 1000-2000 देखता हूँ, मैं कहता हूँ अगर ये 1000-2000 सही है तो बकिया 3 करोड़ 59 लाख और जो भी नंबर बनता है वो भी। प्यारे बच्चों, जब मैं ऑडिट 100% नहीं कर रहा, जब मैं कर क्या रहा हूं, जब मैं सैंपलिंग कर रहा हूं, तो जब मैं ऑडिट 100% नहीं कर रहा तो मैं एश्योरेंस 100% कैसे ऑब्टेन कर सकता हूं? दिस इज द सेकंड इनहेरेंट लिमिटेशन। जब मैं ऑडिट 100% नहीं कर रहा तो मैं कर भी नहीं रहा हूं, मैं कर भी नहीं सकता। क्यों? मेरे पास टाइम बड़ा लिमिटेड। उसने 4 महीने में एजीएम करनी है, उसने 4 महीने में एजीएम करनी है। यहां तक मेरे प्यारे बच्चों बात समझ आती है? दूसरी इनहेरेंट लिमिटेशन इज दी सैंपलिंग। प्यारे बच्चों क्लियर हम सारे? यहाँ तक तीसरी इनहेरेंट लिमिटेशन, दुनिया के सबसे बड़े चोर कौन? मेरी नजर में सबसे बड़ा चोर कौन है? अगर मैं ऑडिटर हूं तो मेरी नजर में सबसे बड़ा चोर कौन है? मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन। जब आपके पास सारी इंफॉर्मेशन
होगी नहीं प्यारे बच्चों। जब आपके पास 100% इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप 100% एश्योरेंस कैसे ऑब्टेन कर सकते हो? नेशनल बैंक की रिपोर्ट हमने साइन करी 8 मार्च को। 1 मार्च को पता चला नेशनल बैंक यूएस का केस हार चुका है। जो पूरी प्रेस रिलीज आई थी, आपने देखा होगा, $55 मिलियन की। मैं कैसे बात कर रहा हूँ, वो प्रेस रिलीज वहां से ना ही होती यूएस से, तो मैं फाइनलाइज कर रहा हूँ, लेट्स से ऑडिट रिपोर्ट साइन कर चुका होता और बाद में पता चलता $55 मिलियन इज इक्वल टू 9.7 बिलियन रुपीस। 10 अरब रुपए का एक्सपेंस रिकॉर्ड होना था, पेनल्टी एक्सपेंस का, और वो अगर मैनेजमेंट ना बताती, लेट से ना बताती, और मुझे नहीं पता चलता, मैं रिपोर्ट साइन कर देता। जब मेरे पास इंफॉर्मेशन 100% नहीं है, और ये तो मैनेजमेंट ही बताएगी ना मुझे, मैनेजमेंट तभी तो जिम्मेदारी रखी है टू प्रोवाइड दी ऑल। तो मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन। क्या यहां तक बात समझ आता है? तीसरा रीजन है प्यारे बच्चों, क्या मैनेजमेंट आपको शायद सारे के सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करे, जानबूझ के, इंटेंशनली और इंटेंशनली। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों, जो किताब क़यामत, उसने फ्रॉड किया था तभी तो आप नाजिल हुए इस दुनिया में। तो आपके नाजिल होने से वो अपनी हरकतें थोड़ी ठीक कर लेगी, वो तो रहेगी। तो अगर फ्रॉड होगा प्यारे बच्चों, तो फ्रॉड को डिटेक्ट करना ऑडिटर के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्यों? गलती में और एक चीज जानबूझ के करना। जब एक चीज में जानबूझ के करूंगा तो मैं प्रॉपर्ली छुपाऊंगा, प्लानिंग के साथ करूंगा, उसको ऑर्गेनाइज करूंगा, उसको कंसील करने की कोशिश करूंगा। मैं आपके सामने केस डिस्कस करता हूं, सत्यम। चल आगे जाके हम हैस्को का केस भी डिस्कस करेंगे। सत्यम का पता है, एशिया का सबसे लार्जेस्ट फ्रॉड सत्यम, और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड हैस्को। 2-3 महीने पहले हुआ या 4 महीने पहले हुआ। सत्यम ने करा क्या? सत्यम को अपना रेवेन्यू बढ़ाना था। सत्यम को क्यों बढ़ाना था, आगे जाके पढ़ेंगे फ्रॉड में इंशाल्लाह। सही है, रेवेन्यू बढ़ाना, तो रेवेन्यू क्या करा इसने? क्रेडिट, फिक्टिशियस सेल्स। फिक्टिशियस सेल्स, एक्चुअल में नहीं हुई है सेल्स। भाई मैं भी क्लेम कर दूं ना आज क्लास पढ़ा के, क्या आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी क्लास में 600 बच्चा ऑनलाइन। तो आप समझ रहे हैं? सुनिएगा मेरी बात। हाँ जी, मैंने क्या करा, मैंने एक फिक्टिशियस रेवेन्यू क्रेडिट करा। मेरे पास 2 ऑप्शन है। पहला, मैं कहूंगा अकाउंट रिसीवेबल करूंगा, तो पैसा कैसे आएगा? पैसा नहीं आएगा तो ऑडिटर बोलेगा बेटा पैसा तो आ नहीं रहा, बैड डेट एक्सपेंस। तो मैं एक तरफ प्रॉफिट बढ़ा रहा हूँ, दूसरी तरफ एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, फायदा ही नहीं है। इसलिए एक काम करते हैं, बैंक डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट। मैंने एक कंपनी को ऑडिट कर रहा था, नाम नहीं बता सकता, बट उसने एंट्री क्या पास की हुई पता है? फिक्स्ड एसेट डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट। फिक्स्ड एसेट डेबिट, और यहाँ से एसेट भी बढ़ा रहे हैं चैंपियन, यहाँ से इनकम भी बढ़ा रहे हैं, डबल। सही है, रेवेन्यू क्रेडिट बैंक। उसने कहा कल को ऑडिटर आएगा, बोलेगा भाई ये सेल्स हुई है नहीं हुई, उसको सेल्स ऑडिट दिखा दूंगा। ये नाम सुने होंगे प्यारे बच्चों आपने कुछ। मैं उसको गुड्स डिलीवरी, मैं उसको सेल्स इनवॉइस दिखा दूंगा। तीनों डॉक्यूमेंट्स मैं ही तो बनाता हूँ, बनाने देगा, उसको भी बनाएंगे, डॉक्यूमेंट्स भी बनाएंगे। उसने फिर वो आएगा आपके पास किस चीज के लिए, कि भाई मुझे बैंक के ये पैसा बैंक में, उसने कहा ये, अब सुना, वो प्लानिंग कर रहा है बैठ के। उसने कहा बैंक मांगने आएगा तो एक काम करता हूं, मैं फेक बैंक स्टेटमेंट्स बना देता हूं, और मैं कहूंगा देखो ये पैसा आ रहा है, फेक बैंक। उसने कहा कल को ये कंफर्मेशन भेज देगा इनको, बैंक्स को, बाय ऑडिट एविडेंस, कल को ये कंफर्मेशन भेज देगा। तो मैं काम करूंगा, मैं उससे कंफर्मेशन, मैं कहूंगा आप मुझे दे दो कंफर्मेशन, आप क्यों तकलीफ कर रहे हो, गर्मी में जा रहे हो, आप मुझे दो कंफर्मेशन, मैं आपको रिटर्न करके, मैं आपको क्लाइंट से या बैंक से साइन करवा के वापस कर दूंगा। ऐसा ही हुआ। पीडब्ल्यूसी इंडिया रेवेन्यू को ऑडिट करने गई, ये डॉक्यूमेंट्स देखे, डॉक्यूमेंट सही लगे, बैंक की तरफ गई, बैंक स्टेटमेंट फेक थी, दिखा दी गई, आपने देख लिया कहाँ पैसा आ रहा है। तो आपने कहा पैसा आ रहा है, तो ईयर एंड पे बैंक में ठीक ठाक पैसा पड़ा होगा। कितना पैसा पड़ा था? $1 बिलियन, जो आज की पाकिस्तानी तारीख के 178 बिलियन बनते हैं।
पहली लाइन बैलेंस शीट में कौन सी आती है? कैश एंड 178 बिलियन के कैश एंड बैंक एंड पीडब्ल्यूसी हैज साइंड द ऑडिट रिपोर्ट का ये बैलेंस बिल्कुल सही है। 13 में या 14 में सत्यम ने कहा हमारे पास एक्चुअल कैश $1 मिलियन कैश कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था। कैश 178 अरब रुपए का फ्रॉड आज की तारीख का, और एक्चुअल में वो पैसा था ही नहीं। PwC failed to और वन ऑफ द की रीजन वाज, जिसको हम इंशाल्लाह इस केस इस एग्जांपल से समझाने का मतलब है कि अगर वो फ्रॉड करेगी तो प्रॉपर्ली यार ये मांग गया तो क्या करेंगे, ये मांग गया तो क्या करेंगे, ये हो गया तो क्या करेंगे, ऐसा हो गया तो क्या, तो वो प्रॉपर्ली प्लान्ड वे। तो जब एक चीज फ्रॉड प्रॉपर्ली प्लान्ड वे में किया जा रहा होगा, ऑर्गेनाइज्ड वे में किया जा रहा होगा, इंटेंशन ये होगी कि ऑडिटर से छुपाया जाए, तो ऑडिट ये भी ऑडिटर के लिए एक इनहेरेंट लिमिटेशन है। क्या यहां तक मेरे प्यारे बच्चों बात समझ आती है? ये क्लियर है? आज की क्लास में हमने कौन से हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा ऑडिट के 5, और दूसरा हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा मैनेजमेंट की जिम्मेदारी, तीसरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा ऑडिट की जिम्मेदारी में मेरी जिम्मेदारी है टू ऑब्टेन which is the but it is not the because there are and what are the inherent IFRS and management। क्या आप मेरे प्यारे बच्चों आइजा 200 का ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये जो कॉन्सेप्ट आया है, ये कॉन्सेप्ट इन 5 एलिमेंट्स की वजह से है। आप राइट बोर्ड देख लें, आप लेफ्ट बोर्ड देख लें, दोनों आपस में अलाइंड है। इस दुनिया में पहले कौन आया, दूसरा कौन आया? मैनेजमेंट की जिम्मेदारी क्या है, जल्दी बता दें। टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद एंड टू प्रोवाइड ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है? ऑडिटर की जिम्मेदारी है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस के क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हिसाब से बने। तो इसके लिए ऑडिटर क्या ऑब्टेन करेगा? ऑडिट एविडेंस, और एविडेंस ऑब्टेन करके शेयर होल्डर को क्या रिपोर्ट करेगा? शेयर होल्डर को क्या रिपोर्ट करेगा? एक ओपिनियन देगा, एक रिपोर्ट देगा कि भाई मेरे हिसाब से या तो IFRS के हिसाब से बने हैं या मेरे हिसाब से IFRS के हिसाब से। ये जो डायग्राम है ये हमारा 100% कोर्स है। अगर आप ये रिपोर्ट कवर देख रहे हैं, इसके ऊपर 7 स्टैंडर्ड है आपके सिलेबस में। अगर आप एविडेंस का देख रहे हैं तो एविडेंस के ऊपर कोई 15 एजाज है हमारे सिलेबस में। तो आज की क्लास में ये ना मतलब ये ना कि हमने रिपोर्ट पढ़ी, रिपोर्ट हमने नहीं पढ़ा। हमने क्या पढ़ा है? सिर्फ एक ओवरव्यू एलिमेंट्स हमने समझने की कोशिश। तो ऑडिटर की जिम्मेदारी है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के हिसाब से बने भी हैं या फिर नहीं बने। What is the reasonable assurance? It is the high level of assurance, but not the because there are मेरे प्यारे बच्चों पहली इनहेरेंट लिमिटेशन कौन सी है, जल्दी से बता दें। IFRS में एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। दूसरी क्या है कि मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन टू द ऑडिटर। तीसरा कि मैनेजमेंट शायद फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या कर दे, फ्रॉड कर दे, और जब प्रॉपर्ली प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड होगा तो आप उसको डिटेक्ट। चौथा, जो ऑडिट एविडेंस आप ऑब्टेन करते हैं वो 100% एविडेंस ऑब्टेन, जब 100% एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर रहा तो 100% एश्योरेंस में कैसे दे सकता हूँ। उस डायग्राम को देखें, इस डायग्राम को देखें, दोनों आपस में सिंक होंगी, अलाइन होंगी। एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसी कॉन्सेप्ट से ही हम दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे। जब 2 कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे उसकी मदद से हम एक तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे। इस तरीके से चीजों को हमने क्या करनी है प्यारे बच्चों, लिंक करनी है। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ ये वो डायग्राम है जो कि 90% ऑफ द सिलेबस मेरे कवर कराएगा, तो खुदा का वास्ता है क्लासेस को। अच्छा, एक और चीज सुन ले, हमारा जो कोर्स है शुरू की जो 8 क्लासेस होंगी उसमें हम कोई भी आइजा नहीं पढ़ेंगे। हम 8 क्लासेस में सारे आइजाज को पढ़ेंगे। ये सुन लो मेरी बात। अगर ऑडिट का पर्चा पास करना है इन 8 क्लासेस में आप कॉम्प्रोमाइज ना करिएगा। 8 क्लासेस 1.5 से 2 घंटे की होंगी, सही है। 15 घंटे हमने पूरे एक ऑडिट की सैर करनी है, सही है। उस पूरे ऑडिट की सैर करते हुए हम बहुत से आइजाज पढ़ रहे होंगे, लेकिन वो इस वक्त हम कंप्लीट
नहीं कर रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या ले रहे होंगे, एक ओवरव्यू ले रहे होंगे कि ये ऑडिटर प्लानिंग फेज में करता है, ये ऑडिटर परफॉर्मेंस फेज में करता है, ये ऑडिटर रिपोर्टिंग, साथ साथ उसकी ड्राफ्टिंग भी हो रही होगी। अगर वो 15 घंटे या 10 से 15 घंटे आपने तमीज से पढ़ लिया, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ अगले 150 घंटे का कोर्स आपके कंट्रोल में रहेगा। ये मेरा वादा है आपसे। और खुदा ना खास्ता अगर वो 15 घंटे आपने सीरियसली नहीं लिया, अगले 150 घंटे का कोर्स किस तरीके से चल रहा होगा आपको आपको नहीं समझ आएगा। प्यारे बच्चों के यहाँ तक बात समझ आती है? चीजें सारे लिंक्ड है आपस में। मेरी एक रिक्वेस्ट है, 15 घंटे जो हमारी क्लासेस होंगी उसमें हम कोशिश करेंगे कि हम एक कंप्लीट ऑडिट का प्लानिंग से लेके रिपोर्ट तक हम एक कंप्लीट ओवरव्यू लेंगे। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? यार हैंड आउट बांट देंगे।